दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था किन तीन स्तंभों पर काम करती है, उसकी सफलता के लिए तीन स्तंभ कौन से हैं, यदि इसे देखना हो, परखना हो तो तीन चेहरे याद आते हैं। एक जो आसन पर बैठते हैं, दूसरे जो ट्रेजरी बेंच के नेता के तौर पर बैठते हैं, और तीसरे जो विपक्ष की बेंचों पर नेता के रूप में बैठते हैं। आसान भाषा में कहें तो लोकसभा अध्यक्ष, सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। लेकिन इन तीन में दो के बीच यदि विश्वास का अभाव हो जाए, इन तीन में दो को एक दूसरे का आचरण बुरा लगने लगे, तो निश्चित तौर पर इसे संसदीय व्यवस्था की खामी नहीं बल्कि संसदीय व्यवस्था में मौजूदा दौर में ऐसी परिस्थितियों के आगमन के तौर पर देखा जाना चाहिए जिन परिस्थितियों के लिए कम से कम इस देश के वोटर जिम्मेदार नहीं है, इस देश के आम नागरिक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां जिम्मेदार है जो इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता, उनकी मर्यादा और उन सब को देखते हुए उस मर्यादित आचरण के पैरामीटर पर काम करने से हिचकिचाती हुई दिखती है। जिस लोकसभा के अंदर जीबी मावलंकर से लेकर सोमनाथ चटर्जी जैसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हो, जिस लोकसभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सदन के नेता रहे हो, और जिस लोकसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरसिम्हा राव और दूसरे लोग विपक्ष के नेता रहे हो, कम से कम उस लोकसभा के अंदर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अब यह भी हो सकता है जो आज देखने को मिला। आज दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन से निकलने के बाद संसद परिसर में ही पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, आसन की तरफ से नहीं बोलने दिया जा रहा। कई दिनों से वो कुछ बात कहना चाहते हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसके ठीक विपरीत नजारा आसन की तरफ से भी सदन के अंदर दिखता है, जब लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि कुछ सदस्य अपने आचरण में सुधार लाएं। उनके कहने का लब्बो-लुआब ये होता है कि सदस्य मर्यादित आचरण करें और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष मर्यादित आचरण करें। अब कौन से मर्यादित आचरण की वो बात कर रहे थे? खासकर उस फुटेज को भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के बड़े चेहरे अमित मालवीय, आधे में लोकसभा अध्यक्ष का बयान और आधे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उस फुटेज को डालकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इसी आचरण को, जिसमें एक भाई ने अपने बहन का हाथ पकड़ रखा है, उसे अमर्यादित आचरण की कैटेगरी में डाल रहे हैं। यह हिंदुस्तान में एक नई रवायत है। भारत भारतीय और भारतीयता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी सेल के प्रमुख के द्वारा एक नई परिभाषा भारतीय संस्कृति की और मर्यादित आचरण की गढ़ी जा रही है। और वाकई जो बात अमित मालवीय कह रहे हैं, यदि उसी इंसिडेंस की तरफ लोकसभा अध्यक्ष इशारा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को संदेहास्पद तरीके से देखने वाले लोगों की संख्या घटने की बजाय बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं नहीं मानता कि अध्यक्ष के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति दलीय प्रतिबद्धता के दायरे में काम करता है, वरना कौन सोच सकता था कि जब न्यूक्लियर डील का सवाल आया तो पार्टी के पोलित ब्यूरो को दरकिनार कर सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष की अपनी संवैधानिक भूमिका को पोलित ब्यूरो के आदेश से ऊपर माना था। यह इस देश के अंदर संसदीय व्यवस्था के उच्चतम स्तर की पराकाष्ठा हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? राहुल गांधी के साथ बार बार लोकसभा अध्यक्ष का यह विवाद सामने आता है। कई बार राहुल गांधी कहते हैं कि माइक घुमा दिया जाता है, टोका टाकी की बातें आती है। एक सांसद निशिकांत दुबे और कुछ और सांसद बकायदा इसी काम के लिए ऐसा लगता है कि लगाए गए हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जब भी कुछ बोले तो एक सोफिस्टिकेटेड ट्रोलिंग की गुंजाइश वहां पर बनाकर रखी जाए। अब सवाल यह है कि नेता विपक्ष को ट्रोल करने की यह सदन के अंदर कौन सी परंपरा है? राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी हैं। सदन के अंदर सदन के नेता यानी सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी हैं। तो विपक्ष के नेता और सदन के नेता, इन दोनों के बीच
सदन के मर्यादा को, सदन की कोशिशों को, सदन की जो परंपरा रही है उनको लेकर और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने की जो जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर होती है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर होती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? जो भी लोग सदन की कार्रवाई देखते हैं, हम अपने कमेंट बॉक्स में अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निष्पक्षता के दायरे में लगती है? मुझे तो निष्पक्ष लगती है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं तो अब लगता है कि अब नए नजरिए से देखने की कोशिश करनी होगी कि क्या वाकई जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उन आरोपों में दम है या नहीं है। एक जज के घर में जले हुए कैश मिलना और उस कैश को लेकर के उस पूरी फुटेज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक किया जाना, यह मामूली घटना नहीं है। ठीक इसी तरह से देखें, औरंगजेब के कब्र को लेकर के विवाद खड़ा किया जाना। जरा उससे आगे बढ़कर देखें तो लगातार हिंदू मुसलमान वाले सिलेबस में नए नए चैप्टर ऐड करते हुए लोगों के बीच में उसकी ब्रांडिंग करते रहना, यही मौजूदा दौर में सत्ता के द्वारा प्रायोजित, सत्ता के द्वारा कथित तौर पर प्रायोजित आईटी सेल का काम रह गया है। इन आईटी सेल वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? और सदन के अंदर जनहित के मुद्दे अब जब विपक्ष के नेता रखना चाहे उन्हें नहीं रखने दिया जा रहा है तो बाकी सांसदों की क्या स्थिति होगी? अभी यही लोकसभा अध्यक्ष हैं, कुछ महीने पहले इनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी और उस वीडियो क्लिप में वो कह रहे थे, एक सांसद को कह रहे हैं चल बैठ, ये सदन में आसन से की गई भाषा का इस्तेमाल है। लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये कहते हुए पाए गए, जब अभिषेक बनर्जी एक बार बोल रहे थे टीएमसी के सांसद, तब वो ये कहते हुए पाए गए कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम ना लिया जाए, क्योंकि सदन के किसी ऐसे सदस्य का नाम अभिषेक बनर्जी ले रहे थे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उससे असहज महसूस हो रहा था। लेकिन जब तत्काल जवाब दिया अभिषेक बनर्जी ने तो आसन के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सदन के सदस्य नहीं है, बावजूद उनका नाम क्यों लिया जाता है इस सदन में? इसके पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा गया कि अध्यक्ष के आसन के साथ साथ, आसन पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ साथ, लोकसभा के स्पीकर के बेहद गरिमामय पद के साथ साथ किसी संसद सदस्य का इस तरह का मामला सामने आता हो। वो कभी बिहार में आता था, जब बिहार में विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के एक मंत्री कहते थे कि व्याकुल नहीं होना है, और तब विधानसभा अध्यक्ष कहते थे आपस लीजिए, मतलब वो अपने टोन में, अपने प्रोनाउंसिएशन में, अपने उच्चारण में वो कहते थे कि वापस लीजिए अपने बयान को। ये राज्यों में कई बार देखने को मिला, इस तरह से राज्यों में यह भी देखने को मिला। बिहार में तो यह देखा गया कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत गुस्सा हो गए थे और सदन के अंदर जो हॉट एक्सचेंज हुआ था पूरे देश ने देखा था कि वो एक अलग नजारा था। लेकिन वो नजारा क्या अब संसद में पहुंचता जा रहा है, जहां लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, सदन के नेता की भूमिका तीनों कसौटी पर आ जाएगी। अक्सर यह देखा जाता है कि संसद में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री सदन से नाराज है, प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, प्रधानमंत्री सदन से नाराज है। ठीक जवाब देने के समय बिल्कुल आखिरी मौके पर प्रधानमंत्री सदन में दिखेंगे। तो एक तरफ से सत्ता पक्ष से लोगों को पहले ही निराशा है, क्योंकि इस देश के अंदर जो लोग अपने सांसदों को चुनकर भेजते हैं वो इसके लिए नहीं भेजते कि उनके यहाँ शादी विवाह और 13वीं और जनेऊ जैसे मौके पर जाकर सांसद उनके यहाँ पूरी जलेबी और मुर्गा मटन खाते चले, बल्कि वो इसके लिए भेजते हैं कि जब संसद चल रही हो या संसद की कमेटियों की बैठक चल रही हो तो वो संसदीय कामकाज में जाकर रुचि ले, ना कि क्षेत्र में आकर लोगों के दरवाजे पर चाय पकौड़े गर्म करते हुए दिखे। लेकिन आज यही हो रहा है और इसी व्यवस्था से निकले हुए लोग, इसी सिस्टम से जिस प्रकार का समाज बनाया जा रहा है, उस समाज के द्वारा चुने गए लोग संसद पहुंचते हैं तो संसद में इस तरह का आचरण देखने को मिलता है। अब कहा जा रहा है कि संसद की सीटें बढ़ाई जाएंगी, 543 लोकसभा में
245 राज्यसभा में, 788 लोगों के आचरण और उन्हें संभाल पाने के लिए तो मौजूदा दौर में सिस्टम इस ढंग का बनाया नहीं जा रहा जिससे लगे कि वाकई ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद है। तो भला 543 की संख्या को बढ़ाकर 800 करने की जरूरत क्या है? जो एक्स्ट्रा 250 लोग जीत करके आएंगे, 550 की जगह 800 लोग जीत करके आएंगे, वो कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे इस देश के लोकतंत्र में? वो कौन सा नायाब काम कर लेंगे जो ये 543 नहीं कर रहे हैं? सदन के अंदर संसद की कमेटियां कौन सा काम कर रही हैं? संसद की कार्रवाई के अंदर सांसदों को प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने के लिए क्या पूर्व की भांति काम किया जा रहा है, काम दिया जा रहा है? 3-4 साल पहले एक बड़े अखबार में, अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी। खबर यह थी कि यूपीए 2 के दरमियान, यानी 2009 से 14 का जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में 71% बिल स्टैंडिंग कमेटियों में भेजे गए थे, सेलेक्ट कमेटी वगैरह में भेजे गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का दौर आते आते वो 71% बिल जो पार्लियामेंट्री कमेटीज में चर्चा के लिए भेजे गए थे, उसका आंकड़ा गिरकर 12% पर आ गया था। 12% बिल मात्र स्टैंडिंग कमेटी में भेजे गए थे। ये इस देश में सांसदों के इस्तेमाल और उनसे काम लिए जाने की घटती हुई रवायत का साक्षात प्रमाण है। क्या वो जीत कर इसलिए जाते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि वो मोदी मोदी का नारा लगाएं संसद में? क्या विपक्ष के लोग इसलिए जीत करके जाते हैं कि वो राहुल राहुल का नारा लगाएं? राहुल राहुल का नारा लगाते हुए वैसे मुझे कोई दिखा नहीं है, दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो खामियां सत्ता पक्ष के अंदर हालिया दिनों में दिखनी शुरू हुई है, यदि उन्हीं खामियों का शिकार विपक्ष भी हो गया तो वाकई इस देश में लोकतंत्र, संसद, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सब के ऊपर से लोगों का विश्वास हिलना शुरू हो जाएगा। 4000 से ज्यादा विधायक इस देश के अंदर है, 788 सांसद चुने जाते हैं दोनों सदनों को मिलाकर। ठीक इसी तरीके से तकरीबन 700-800 के करीब विधान पार्षद यानी एमएलसी भी होंगे। इतने सारे जनप्रतिनिधियों के बावजूद क्या संसद को ढंग से चलाया जाए या विधानसभाओं को ढंग से चलाया जाए, इसके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था हो पाई है? हमारे संविधान की मूल भावना यह कहती है कि 100 से 120 दिनों के बीच संसद और विधानमंडल का सत्र चलना चाहिए। क्या इस देश में या किसी राज्य में भारत के संसद या विधानमंडल की कार्रवाई 100 से 120 दिनों तक चलती है? बजट सत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों सत्र कितने दिनों तक चलाए जाते हैं? राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी बुरी है। कई राज्यों की स्थिति तो यह है कि 10 दिनों में बजट सत्र को खत्म कर दिया जाता है और बाकी दोनों सत्र 4-5 दिनों के लिए बुलाए जाते हैं। तो ये सांसद और विधायक जिताकर भेजे क्यों जाते हैं? आखिर संसदीय व्यवस्था का चोला ओढ़े रखने की जरूरत ही क्या है जब सांसदों और विधायकों की आवाज नहीं सुनी जाएगी? संसद की कार्रवाई का स्तर दिनों दिन गिरता चला जाएगा। संसद में बैठने वाले सांसदों को अपनी बात रखने के लिए अगर कोई मौका मांग रहा है तो उसे मौका नहीं दिया जाएगा, यहां तक कि विपक्ष के नेता को भी मौका नहीं दिया जाएगा। एक छोटा वाकया आपको सुनाता हूं कि संसदीय व्यवस्था कितनी मजबूत होती है, उसे समझने के लिए वाकया बड़ा जरूरी हो जाता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी 1946 के दौर में। लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने और इस पार्टी का एजेंडा पहले से क्लियर था कि जब ये सत्ता में आएंगे तो भारत को आजादी दे देंगे। उस समय वहां दल बदल कानून और पार्टी व्हिप जैसी चीजें उस रूप में प्रभावी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे भारत की भाषा में कहें तो राज्यसभा है, अपर हाउस, वहां पर विंस्टन चर्चिल की पार्टी जो चुनाव हारी थी उसी का वर्चस्व था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, उसे पास कराने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी थी। दोनों सदन से इसे पास कराया जाना जरूरी था ब्रिटेन की संसद के, अन्यथा भारत को आजादी नहीं मिलती। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की लोकसभा से भी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी वहां की राज्यसभा से भी। हाउस ऑफ कॉमन्स में तो लेबर पार्टी जीत कर आ गई थी, आसानी से पास करा लिया। और विंस्टन चर्चिल कह रहे थे कि यहां तो पास करा लिया, उस हाउस में कैसे पास कराओगे? और जब मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया
तो चर्चिल की पार्टी के ही एक सांसद ने खड़े होकर बड़ी लंबी और इमोशन सोक्ड एक भावनात्मक अपील इस ढंग से की। मानवाधिकार से लेकर लोकतंत्र के प्रति ब्रिटेन की प्रतिबद्धता और तमाम चीजों को लेकर एक ऐसी स्पीच दी जिसके बाद चर्चिल की पार्टी के सांसदों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम का समर्थन करने का फैसला किया। तब जाकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो पाया और भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 47 मुकर्रर कर दी गई। ये होती है संसद की ताकत, ये होती है सांसदों की ताकत। आज क्या है, पिछले कुछ सालों की संसद की गतिविधियों को आप देखें तो क्या निकल के सामने आएगा। कोई आरोप लगा रहा होगा कि एक सांसद ने उन्हें फ्लाइंग किस दी, कोई आरोप लगाता हुआ मिलेगा कि अमर्यादित आचरण किया, कोई ये कहेगा कि फ्रंट रो की सीट में किसे अलॉट किया गया है, कौन बैठ गया, कोई हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को लेकर बात करता हुआ पाया जाएगा और उसी मुद्दे पर लड़ता हुआ पाया जाएगा। आम जनता के लिए जो बुनियादी सवाल है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण पेयजल, ये सारे सवाल आज की तारीख में संसद में कितने लोग उठा रहे हैं। 5 किलो राशन, मोदी जी का भाषण, यही इस देश की आज की नियति बना दी गई है और संसद को भी ढोल पीटने वाले लोगों की जमात में जो तब्दील किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस सिस्टम को चुनने के लिए हम अपने व्यूअर्स यानी इस देश की जनता को भी कुछ हद तक जिम्मेदार मानते हैं कि क्या कभी सांसदों से लोगों ने पूछा कि आपका आचरण क्या है। हाल ही में सांसदों का वेतन बढ़ाया गया है, मूल वेतन जो 1 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया गया है। संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए, एक दिन भाग लेने के लिए, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही सांसद आए, दस्तखत करके पैसा ले जाएं, उसके लिए भी उन्हें 2,000 रुपए मिलते थे, उसे बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। मिनिमम पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है और मैक्सिमम पेंशन तो 5 साल के ऊपर जो भी सांसद जितने दिन ज्यादा रहे हो, 1 साल का 2,500 रुपया जोड़ के एक्स्ट्रा उन्हें हर महीने पेंशन में जोड़ के दिया जाएगा। ये सब सुविधाएं हैं, बंगला है, गाड़ी है। बैंक बैलेंस की बात मैं नहीं करता, वो फिल्मों का डायलॉग है कि बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन बंगला है, गाड़ी है, फ्री बंगला, कंसेशनल रेट पर गाड़ी, 2-2 मोबाइल, 2-2 लैंडलाइन फोन, 1 मोबाइल फोन, सपोर्ट स्टाफ का पैसा, सब कुछ दिया जा रहा है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। इसके लिए नहीं दिया जा रहा कि लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता के आचरण पर आरोप लगाएं और विपक्ष के नेता लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाएं। सदन के नेता विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि कहकर संबोधित करें, इसके लिए नहीं दिया जा रहा। इस देश की संसद ने वो दौर देखा है जब प्रधानमंत्री पद पर नरसिम्हा राव होते थे तो नेता विपक्ष की कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी होते थे। इस देश ने वो दौर भी संसद के अंदर देखा है जब प्रधानमंत्री के पद पर मोरारजी देसाई होते थे तो विपक्ष के नेता के पद पर वाईबी चौहान होते थे। और इस देश ने वो दौर भी देखा है कि प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वाजपेयी होते थे तो विपक्ष के नेता के पद पर शरद पवार होते थे। और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कभी सोमनाथ चटर्जी तो कभी शिवराज पाटिल, कभी जस्टिस केएस हेगड़े तो कभी जीवी मावलंकर होते थे। और ये तीनों इंस्टीट्यूशन, नेता सदन यानी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, ये तीनों की भूमिका आज की तारीख में यदि लोगों को सोचना पड़ जाए तो स्वाभाविक है कि इस देश में लोकतंत्र कहीं ना कहीं कसौटी पर आकर खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता को हम दोष नहीं दे सकते, विपक्ष के नेता का काम है सवाल उठाना। सदन के नेता और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं जिससे ये लोगों को लगे कि विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। जब भी कोई आशंका आती है सामने, जब भी लोगों को कुछ संदेह उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है तो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उस संदेह को अपने आचरण से, अपनी भूमिका से दूर करने का काम करें। मनुष्य संदेहवादी होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति संदेहवादी होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन मनुष्य संदेहवादी होना बंद कर देगा उस दिन मनुष्य की भूमिका को में फिट नहीं हो सकता है। लेकिन इस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है।
खासकर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की। आज इस बात को कहने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि जिस प्रकार से सत्ता व्यवहार कर रही है, चाहे संसद के अंदर संसद चलाने वाले लोगों की सत्ता हो या इस देश के अंदर सरकार को चलाने वाले लोगों की सत्ता हो, सत्ता का व्यवहार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। और सत्ता का व्यवहार जब सवालों के घेरे में है तो भूल जाइए कि राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नेता विपक्ष होने से इस देश के आम नागरिक का अधिकार उनका खत्म नहीं होता। वैसे ही खत्म नहीं होता जैसे नरेंद्र मोदी और ओम बिरला का खत्म नहीं होता। पूरे देश की जनता देख रही है कि संसद में क्या हो रहा है, और जब सब कुछ देख रहे हैं लोग कि किस तरह से आसन और सदस्य के बीच में कई बार तर्क वितर्क की नौबत आ जाती है, तो साफ दिखाई देता है कि अब बहस का स्तर वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अब संसद के अंदर बहुमत की धौंस के आधार पर सरकारें चलाई जाती है, संसद को चलाया जाता है। बहुमत है तो विपक्ष को नहीं बोलने देंगे, बहुमत किसी बैसाखी के सहारे है तब भी विपक्ष को नहीं बोलने देंगे, और बहुमत की जगह अल्पमत की स्थिति बनेगी तो उसके बाद क्या विपक्ष भी यही करेगा? लोगों को तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि विपक्ष ऐसे ही करेगा, लेकिन सिस्टम को इस रूप में ढाल दिया गया है जिस रूप में जैसे को तैसावादी प्रवृत्ति पर यदि विपक्ष भी उतरता हुआ दिखाई दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर सत्ता ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, और सत्ता के साथ साथ अध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में क्यों आ रही है, स्पीकर की भूमिका सवालों के घेरे में क्यों आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात मैं नहीं कर रहा, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। एक मौका आया था यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में, जब सोमनाथ चटर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कुछ गलतफहमियां हुई थी, बिल्कुल शुरुआती दौर में मनमोहन सिंह सरकार के। कुछ बात अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी कह दी जिसको मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसा कहा गया बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, उस वक्त सोमनाथ चटर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर कहा था, अखबारों में भी वो बात आई थी कि इस तरह के आरोप आपके तरफ से लगाए गए हैं तो मेरे लिए पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वो इस्तीफा देने की सोचने लगे थे। तब सदन ऐसे चलती थी, लेकिन आज कैसे चलती है? सदन के नेता को बहुमत का गुमान हो सकता है, सत्ता के मैनेजरों को बहुमत का गुमान हो सकता है, लेकिन आसन को यदि बहुमत का गुमान हो जाए तो फिर आसन की भूमिका पर स्वाभाविक है कि राहुल गांधी क्यों, दूसरे लोग भी सवाल उठा सकते हैं। देखते जाइए, उम्मीद है कि बहुत जल्द इस प्रकार की व्यवस्था और इस प्रकार की मानसिकता से लोग बाहर निकल आएंगे, लेकिन क्या यह उम्मीद पूरी हो पाएगी? देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।